ब्रेकिंग न्यूज। आप ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन के आखिरी पलों में से एक का वीडियो देख रहे हैं, जो हाल के वर्षों में एकांत प्रिय हो गए थे। अब अभिनेता जीन हैकमैन की मृत्यु की जांच से संबंधित नए विवरण सामने आए हैं, जिनमें हाल ही में जारी किया गया वीडियो भी शामिल है। अंदर के फुटेज की बात करें तो हैकमैन के परिवार ने निजता का हवाला देते हुए इसे जारी करने से रोकने की मांग की है। जीन हैकमैन की गुप्त सुरंग के अंदर की हवा इतनी ठंडी है कि आपकी सांसें दिखाई देती हैं। पत्थर की दीवारें पसीने से भीगी हुई हैं। वहां सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर से न हवा आ रही थी, न कोई आवाज। अंधेरे में कहीं गहराई में पानी की बूंदों की हल्की सी आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। संघीय जांचकर्ताओं को ऊपर वाले बंगले में पहले ही 2 शव मिल चुके थे। उन्होंने तहस नहस हो चुकी लाइब्रेरी, खुली तिजोरी और फर्श पर घसीटे गए फर्नीचर का ब्यौरा तैयार कर लिया था। उन्हें लगा कि सबसे बुरा समय बीत चुका है। फिर किसी ने दीवार के पीछे छिपा हुआ रास्ता खोज लिया और सब कुछ बदल गया। उस संपत्ति पर किसी को भी न कर्मचारियों को, न पड़ोसियों को, न ही पुलिस को इस सुरंग के अस्तित्व का कोई आगाह था। यही वह तथ्य है जो बाकी सब कुछ बदल देता है। हॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक जीन हैकमैन ने अपना पूरा जीवन इस रहस्य को छुपाए रखने में लगा दिया था। वह लगभग सफल भी हो गए थे। जांचकर्ताओं को उन पत्थर की सीढ़ियों के नीचे जो मिला, वह कभी भी सतह पर आने के लिए नहीं था। और इससे जीन हैकमैन के असली व्यक्तित्व के बारे में जो पता चलता है, वह तो अभी शुरुआत है। 26 फरवरी 2025 की सुबह 11:00 बजे न्यू मैक्सिको के सांता फे के बाहरी इलाके में जंगल में छिपे मजबूत स्टील के फाटकों के पास संघीय वाहनों का एक काफिला पहुंचा। उन फाटकों के पीछे $4 मिलियन का एक विशाल परिसर था। यह 95 वर्षीय ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन और उनकी 65 वर्षीय पत्नी बेट्सी अराकावा की निजी संपत्ति थी। कई दिनों से न तो किसी ने उन्हें देखा था और न ही उनसे कोई संपर्क हो पाया था। न तो फोन का जवाब दिया गया, न ही कोई कर्मचारी काम पर आया। एक ऐसी जगह पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, जो सामान्य परिस्थितियों में एक छोटे सैन्य अड्डे की तरह चलती थी। यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। अलार्म बजाने वाला कोई आम आदमी था कि कोई परिवार का दंदासी सदस्य, न ही कोई दोस्त। उसी आम आदमी ने पुलिस को बताया कि उसे लगता है कि दंपत्ति की अंदर ही मौत हो गई है। गेट को तोड़कर अंदर घुसना पड़ा, ताले काटने पड़े और इससे ही पुलिस को पता चल गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। यह कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जहां किसी ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। इस परिसर की हर चीज इस तरह से बनाई गई थी कि जब तक अंदर से कोई इसे खोलना न चाहे, तब तक यह सील बंद रहे। जब अधिकारी अंदर दाखिल हुए तो उन्हें में किसी दुखद लेकिन सामान्य घटना की उम्मीद थी। मुझे यहाँ किसी तरह की गंभीर चोट के निशान नहीं दिखे। ये तो अजीब बात है कि दोनों की मौत हो गई भाई। एक बुजुर्ग जोड़ा एकांत में अपने आखिरी दिनों में शांति से गुजर रहा था। लेकिन जो कुछ उनके सामने आया वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। जीन हैकमैन और बेट्सी अराकावा अपने कुत्ते के साथ हवेली के अंदर मृत पाए गए। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि बेट्सी की मौत जीन से लगभग 1 हफ्ते पहले हुई थी। उनकी मौत का कारण एक गंभीर वायरल संक्रमण था। जीन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जिसमें कुछ अन्य कारक भी शामिल थे, और उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। कागजों पर मामला बंद हो गया, लेकिन घटनास्थल दस्तावेजों से मेल नहीं खाता था। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? सांता फे शेरिफ विभाग ने पहले दिन से ही जनता को बताया था कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं है। मामले को दबाने के लिए सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी बयान में उन्होंने
यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल इतना संदिग्ध था कि पूरी संपत्ति की गहन फॉरेंसिक जांच आवश्यक थी। कोई आपराधिक गतिविधि नहीं पाई गई, लेकिन मामला इतना संदिग्ध था कि थर्मल इमेजिंग और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ संघीय टीमों को बुलाया गया। ये दोनों बयान एक ही बात को दोहराते नहीं हैं और घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है जिनका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। बेत्सी की मृत्यु जीन से पूरे 1 सप्ताह पहले यानी 7 दिन पहले हुई थी। इसका मतलब है कि 95 वर्षीय हैकमैन अपनी पत्नी के शव के साथ उस घर में लगभग 1 सप्ताह तक अकेले रहे। उन्होंने न तो मदद के लिए कोई गुहार लगाई, न ही किसी से संपर्क करने की कोशिश की। बेत्सी हैकमैन अपनी मृत्यु से पहले उसी की तलाश कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों ने दंपति को घर में मृत पाया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो किसी व्यक्ति को अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद 7 दिनों तक चुप रहने पर मजबूर कर देती है? डर, कर्तव्य या यह जानकारी कि मदद के लिए पुकारने का मतलब अजनबियों को अंदर आने देना होगा और अजनबी उस चीज को खोज निकालेंगे जो नीचे दबी है। इससे पहले कि यह कहानी आगे बढ़े, अगर जांचकर्ताओं को इस संपत्ति के नीचे जो कुछ भी मिला है उसका आधा भी सही साबित होता है, तो यह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में किसी सेलिब्रिटी की मौत से जुड़ी सबसे परेशान करने वाली खोजों में से एक बन जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह और भी भयावह है। ऊपर स्थित किला FBI ने भूमिगत रूप से किस स्थिति का सामना किया, यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसके ऊपर क्या स्थित था। जीन हैकमैन की जागीर एक घर नहीं थी, यह एक रहस्यमयी परिसर था। चारों ओर घना जंगल, चारों ओर ऊंची पत्थर की दीवारें, हर प्रवेश द्वार पर मोशन सेंसर थर्मल कैमरे, सरकारी गुप्त स्थलों के बराबर 24 घंटे की निगरानी। कर्मचारियों को बहुत सोच समझ कर चुना गया था। उनकी पूरी जांच पड़ताल की गई थी और उन पर इतने सख्त कानूनी समझौते लागू किए गए थे कि उनमें से किसी ने भी कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उन दीवारों के अंदर क्या होता था। जरा इस बारे में सोचिए। दशकों से कर्मचारी, माली, गृहस्वामी, रखवाले, रख रखाव कर्मी काम करते रहे और एक भी रिसाव नहीं हुआ। सोशल मीडिया के इस युग में इस तरह की चुप्पी संयोग से नहीं होती, यह जानबूझकर बढ़ती जाती है। संपत्ति के लिए भवन निर्माण परमिट के अनुरोध संपादित करके वापस आए। संपत्ति के रिकॉर्ड में ऐसी कमियां थीं जिनका स्पष्टीकरण क्लर्क नहीं दे सका। सेंटा फे हिस्टोरिकल सोसाइटी की एक शोधकर्ता ने संपत्ति से संबंधित भूमि अभिलेखों को खंगालने में कई महीने बिताए और फिर अचानक काम बंद कर दिया। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, कभी कोई प्रकाशन नहीं किया। किसी को नहीं पता कि उन्हें क्या मिला या किसने उन्हें खोज बंद करने के लिए कहा। जब वे आखिरकार उन दरवाजों से अंदर दाखिल हुए तो किसी को भी उस चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। आंतरिक भाग बेहद भव्य था। गलियारों में मूल कलाकृतियों की कतारें लगी थीं। सदियों पुराना फर्नीचर था, झूमर थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे प्राचीन महलों में लगे होते थे, और बगीचे ऐसे दुर्लभ वनस्पति नमूनों से भरे थे जो पृथ्वी पर 1 दर्जन से भी कम स्थानों पर पाए जाते हैं। डॉक्टर एलेना वास्केज न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में वास्तुकला इतिहासकार हैं, जिन्होंने बाद में संपत्ति के मूल्यांकन में परामर्श दिया। जब उन्होंने पहली बार संपत्ति के लेआउट की समीक्षा की तो वे चुप हो गईं। फिर उन्होंने कहा, मैंने दक्षिण पश्चिम में कई संपत्तियों का दस्तावेजीकरण किया है। यह संपत्ति एक सैन्य परिसर के अंदर बने संग्रहालय की तरह डिजाइन की गई थी। इसकी सुंदरता तो वास्तविक थी ही, साथ ही इसके बचाव के उपाय भी उतने ही ठोस थे। ऐसा संयोग तभी हो सकता है जब कोई किसी खास चीज की रक्षा कर रहा हो। वह सही थी। जज के दुर्लभ सार्वजनिक फैसले के बाद जारी बॉडी कैमरा फुटेज में पुलिस कर्मियों को हवेली में प्रवेश करते दिखाया गया है। सन्नाटा तुरंत छा जाता है, लेकिन अधिकारियों को सन्नाटे से नहीं,
बल्कि इस बात से बेचैनी हुई कि उनके आने से पहले कोई कुछ कर रहा था। लकड़ी के फर्श पर फर्नीचर घसीटा जा रहा था। किताबें अलमारियों से निकालकर गलत तरीके से रखी जा रही थीं। दराजें थोड़ी खुली थीं और बेडरूम की तिजोरी खुली और खाली थी। कोई इस घर में कुछ खोज रहा था या उसे छिपा रहा था। तभी एजेंट पुस्तकालय में दाखिल हुए। फिर क्या हुआ, हैकमैन के निजी पुस्तकालय की दीवार के एक हिस्से के पीछे इतनी चतुराई से छिपा हुआ कि आप उस कमरे में 1000 बार खड़े हो जाएं, फिर भी आपको पता न चले। संघीय एजेंटों को एक गुप्त तंत्र मिला। न तो कब्जे पर टंगी किताबों की अलमारी, न ही किसी चित्र के पीछे लगा कुंडी। यह एक सुनियोजित प्रवेश द्वार था जिसे एक विशिष्ट सक्रियण क्रम की आवश्यकता थी। जिसने भी इसे बनवाया था वह चाहता था कि जो लोग इसके अस्तित्व से अनजान हों उन्हें यह दिखाई न दे। इसके पीछे एक संकरा रास्ता था। पत्थर की सीढ़ियां घोर अंधकार में उतरती थीं। न कोई प्रकाश स्रोत, न कोई वेंटिलेशन, बस तराशे हुए पत्थर सीधे धरती में समाते थे। एजेंट नीचे उतरे। हर कदम के साथ तापमान गिरता गया। हवा घनी नम, धातु जैसी और जंग की गंध से भरी हुई थी। दीवारों पर नमी जमी हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी पत्थर पर पड़ी और किसी ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पहले एजेंट को बीच रास्ते में ही रोक दिया। और यहीं से बात अजीब मोड़ लेती है। दीवारों पर जानबूझकर निशान बनाए गए थे। ये न तो भित्ति चित्र थे, न ही सजावट, बल्कि औजारों और इरादे से उकेरे गए सटीक शिलालेख थे। कुछ रसायन शास्त्र के संकेतों से मिलते जुलते थे, तो कुछ ऐसे उपकरणों के तकनीकी खाके जैसे दिखते थे जिनका अस्तित्व उस युग में नहीं होना चाहिए था जिस युग में यह सुरंग बनाई गई थी। दीवार के एक हिस्से पर एक ऐसी मशीन का खाका बना हुआ था जिसका आधुनिक समय में कोई समकक्ष नहीं है। कि गियर, कक्ष और नलिकाएं इस तरह से व्यवस्थित थीं कि एक फॉरेंसिक तकनीशियन ने बाद में इसे अचानक उत्पन्न हुई इंजीनियरिंग बताया। इमारत स्वयं ही एक कहानी बयां करती थी। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के पास पत्थर का काम 20वीं शताब्दी के मध्य का था। साफ सुथरे ढंग से काटा गया था। औद्योगिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और कंक्रीट से सुदृढ़ीकरण किया गया था। लेकिन जैसे जैसे एजेंट अंदर जाते गए दीवारें और भी खुरदरी होती गईं। हाथ से तराशे गए जोड़ साधारण सुदृढ़ीकरण, कुदाल और छेनी के औजारों के निशान, बिजली के औजारों के नहीं। मार्कस डेवलिन एक संरचनात्मक अभियंता हैं जिन्होंने मार्ग के अंदरूनी हिस्से की लीक हुई तस्वीरों की समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय तक उनका अध्ययन किया, फिर उन्हें रख दिया। इसे मकान मालिक ने नहीं बनवाया था, उसने धीरे से कहा। ऊपरी हिस्से का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया था, लेकिन इस सुरंग का मूल ढांचा पहले से ही मौजूद था। हैकमैन इसमें रहने आया था। उसे यह विरासत में मिला था। फिर वे कक्ष में पहुंचे। वहां क्या इंतजार कर रहा था? समय में ठहर सा गया एक विशाल भूमिगत स्थान। दीवारों के सहारे लकड़ी के पुराने बक्से रखे थे। कुछ बक्से समय के साथ टूट गए थे। उनका सामान पत्थर के फर्श पर बिखर गया। गेंदाम था। पीले पड़े दस्तावेज, जंग लगी धातु की वस्तुएं, ऐसी कलाकृतियां जिनका किसी भी युग से कोई संबंध नहीं था। एक एजेंट ने धूल से ढके एक बक्से का ढक्कन उठाया और उसमें तस्वीरें मिलीं जो नाजुक थीं और किनारों से मुड़ी हुई थीं। ऐसे चेहरे जिन्हें कोई नहीं पहचानता था, और उन्होंने एक सदी पुराने कपड़े पहने हुए थे। कुछ तस्वीरों में खिड़की विहीन कमरों में गुप्त बैठकें दिखाई दे रही थीं। अन्य तस्वीरों में ऐसे नाम स्थान, इमारतें और भूमिगत स्थान कैद थे जिनका रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी स्थान से कोई संबंध नहीं था। एक तस्वीर में कुछ लोग नक्शों से ढकी एक मेज के चारों ओर खड़े थे। ऊपर लगे एक बल्ब की तेज रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तस्वीर के पीछे किसी ने 1937 की तारीख और एक अज्ञात भाषा में
एक शब्द लिखा था। तस्वीरों के बगल में चमड़े की जिल्द वाली फाइलें रखी थीं। कोडित तिथियां, संपादित नाम, आधिकारिक अभिलेखों से जानबूझकर मिटाए गए घटनाक्रमों का वर्णन करने वाले अंश। कुछ पन्ने आंशिक रूप से जले हुए थे। किसी ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, फिर रुक गया। अन्य दस्तावेजों पर उन संगठनों के चिन्ह थे जो दशकों पहले आधिकारिक तौर पर भंग हो चुके थे। सामग्री की मात्रा चौंका देने वाली थी। एजेंटों का अनुमान था कि उस कक्ष में मौजूद हर चीज की सूची बनाने में वर्षों लग सकते हैं। फर्श केवल धूल से सना पत्थर नहीं था, उस पर गोलाकार आकृतियां बनी हुई थीं। जटिल सुनियोजित डिजाइन जो ऊपर से देखने पर आकाशीय मानचित्रों के समान प्रतीत होते थे। तारों के ऐसे नक्शे जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने जमीन पर उकेरा था जो अपने काम में माहिर था। ये पैटर्न न तो बेतरतीब थे, न ही सजावटी। ये विशिष्ट खगोलीय संरेखणों, नक्षत्रों, ग्रहों की स्थितियों और सटीक रूप से निर्धारित कक्षीय पथों से मेल खाते थे, जिनके लिए उन्नत गणितीय ज्ञान की आवश्यकता थी। इन्हें उकेरने वाला कोई व्यक्ति अंदाजे से काम नहीं कर रहा था। वह किसी चीज का मानचित्रण कर रहा था, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इसे चिह्नित कर रहा था जो बाद में आकर इसे पढ़ना जानता हो। यहां वह बात है जिस पर किसी ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक दूसरी टीम ने जांच नहीं की। बक्सों से बरामद औजार भी उतने ही गलत थे। उन पर की गई नक्काशी किसी जात निर्माता या काल से मेल नहीं खाती थी। उनके आंतरिक तंत्र इतने सटीक थे कि उन्हें बनाने के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती जो इस सुरंग के निर्माण के समय मौजूद ही नहीं थी। एक उपकरण, हथेली के आकार का धातु का सिलेंडर जिसमें घूमने वाले आंतरिक छल्ले थे, ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसमें कोई जोड़ न हो, संयोजन का कोई स्पष्ट तरीका दिखाई न दे, मानो उसे एक ही टुकड़े से ढाला गया हो। यह एक ऐसा कारनामा है जिसे मौजूदा धातु विज्ञान तकनीकें इतने बड़े पैमाने पर दोहराने में अभी भी संघर्ष कर रही हैं। डॉक्टर जेम्स व्हिटफील्ड ने सेवानिवृत्त होने से पहले FBI में 19 वर्षों तक फोरेंसिक विश्लेषक के रूप में गोपनीय साक्ष्यों की जांच की। जब उन्होंने इस मामले से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विवरणों की समीक्षा की तो उनकी आवाज बदल गई, धीमी हो गई। उन्होंने कहा, जब कोई एजेंसी इतनी जल्दी और इतनी खामोश हो जाती है तो इसका मतलब दो बातों में से एक होता है। या तो उन्हें कुछ नहीं मिला और वे शर्मिंदा हैं, या उन्हें कुछ इतना महत्वपूर्ण मिल गया है कि खुलासा करने की बात जांच दल से ऊपर चली गई है। मैंने दोनों ही मामले देखे हैं। यह शर्मिंदगी जैसा नहीं लगता। सांता फे के नीचे की जमीन, हैकमैन की संपत्ति के आसपास का इलाका सिर्फ आर्ट गैलरी और रेगिस्तानी सूर्यास्त तक ही सीमित नहीं है। परमाणु बम का जन्म स्थान लॉस अलामोस यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के परमाणु परीक्षण, गुप्त बजट से किए गए हथियार अनुसंधान, ये सब हैकमैन के घर के बिल्कुल पास हैं। दशकों से स्थानीय लोग पठारों में खोदे गए भूमिगत बंकरों के बारे में बात करते रहे हैं। ये ऐसे ढांचे थे जो सभ्यता के पतन की स्थिति में सरकारी अभिजात वर्ग को आश्रय देने के लिए बनाए गए थे। सूचना की स्वतंत्रता के तहत किए गए अनुरोधों से पुष्टि हुई है कि शीत युद्ध के दौरान यहां बड़े पैमाने पर भूमिगत निर्माण कार्य हुआ था। कितना व्यापक, अभी भी गोपनीय जानकारी उपलब्ध है। रिचर्ड पायने ऊर्जा विभाग के एक सेवानिवृत्त सलाहकार हैं जिन्होंने 1990 के दशक के दौरान उत्तरी न्यू मैक्सिको में सुविधाओं के आकलन पर काम किया था। उन्होंने सोच समझकर शब्दों का चयन किया। उन्होंने कहा, उन पठारों के नीचे ऐसी प्रणालियां बनी हुई हैं
जो सतह से भी अधिक समय तक टिकी रहेंगी। कुछ को निष्क्रिय कर दिया गया, कुछ को सील कर दिया गया, कुछ को तो बस भुला दिया गया, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं रह गया। यहां एक ऐसी जानकारी है जो सब कुछ बदल देती है। उस सुरंग में इस्तेमाल किया गया स्टील सैन्य श्रेणी का था। रिवेट की दूरी 1950 के दशक में निर्मित उच्च सुरक्षा सरकारी प्रतिष्ठानों की निर्माण तकनीकों से मेल खाती थी। एक वाइन सेलर बैंक वॉल्ट की तरह नहीं बनाया जाता। एक भंडारण कक्ष अंदर से सील बंद नहीं होता, लेकिन गुप्त सरकारी नेटवर्क का एक भुला हुआ हिस्सा जो हमारे सामने मौजूद मामले के पूरे पैमाने को बदल देता है। पड़ोसियों को हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होती थी। मार्गरेट के अलावे 22 वर्षों तक बगल की जमीन की मालिक थीं। वह आज भी उन आवाजों के बारे में बात करती हैं, सुबह 2 या 3 बजे आने वाली धीमी गति की कंपन, न तो प्लम्बिंग की आवाज, न ही हीटिंग की, बल्कि किसी औद्योगिक गहरी आवाज जैसी। उन्होंने कहा, यह आवाज पसलियों तक महसूस होती थी। उन्होंने एक बार जमीन की सीमा पार करके हैकमैन से इस बारे में बात की थी। उसने उसे ऐसी नजर से देखा जिसके बारे में वह आज भी सोचती है। उसने उससे कहा, कुछ बातें दबी ही रहनी चाहिए। उस समय तो उसने इसे हंसकर टाल दिया, लेकिन अब वह नहीं हंसती। फ्रैंक डेल्क्वा नाम के एक सेवानिवृत्त भूविज्ञानी, जो उससे 2 घर पूर्व में रहते थे, ने स्वतंत्र रूप से कंपन की पुष्टि की। उन्होंने एक गर्मी के मौसम में एक पोर्टेबल भूकंप मापी यंत्र लगाया। रीडिंग किसी प्राकृतिक पैटर्न, लयबद्धता, यांत्रिक क्रिया या किसी नियमित प्रक्रिया से नहीं मेल खाती थी। उन्होंने 2019 में काउंटी में शोर की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अन्य लोगों ने बताया कि अंधेरा होने के बाद बिना नंबर वाली ट्रकें आती थीं और भोर होने से पहले चली जाती थीं। चेहरे ढके होते थे। कोई बिल नहीं होता था, कोई लोगो नहीं होता था, कोई सुराग नहीं मिलता था। संपत्ति छोड़कर जाने वाले पूर्व कर्मचारी अचानक गायब हो गए। उनके फोन बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया अकाउंट से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में संपत्ति में काम करने वाली एक हाउसकीपर ने गायब होने से पहले एक दोस्त को बताया था कि उसने कुछ ऐसी चीजें देखी थीं जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं। उसने कभी स्पष्ट नहीं किया कि वह क्या था। 1 महीने के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। और मजे की बात यह है कि जब मरम्मत के काम के दौरान पहली बार सुरंग का प्रवेश द्वार खुला तो श्रमिकों को संपत्ति की दीवारों में एक द्वितीयक संचार प्रणाली मिली। न तो फोन लाइन, न ही इंटरनेट केबल। एक बंद सर्किट प्रणाली जो मुख्य घर को सीधे भूमिगत कक्ष से जोड़ती थी, जिसके तार आधुनिक दूर संचार से दशकों पुराने थे, लेकिन फिर भी कार्यात्मक रखरखाव युक्त और चालू थे। किसी ने इस लाइन को सालों तक चालू रखा था और एक ऐसे चैनल के जरिए नीचे मौजूद किसी भी चीज से संपर्क बनाए रखा था जिसे मॉनिटर या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता था। अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली से लैस एक घर में यह सिस्टम पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर था, एक अदृश्य लाइन की तरह। दूसरी तरफ कौन था? वह व्यक्ति जिसने मौन का निर्माण किया। जीन हैकमैन के बारे में लोग क्या भूल जाते हैं? किलेबंदी से पहले, चुप्पी से पहले, सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब होने से पहले, वे अमेरिकी फिल्म जगत के सबसे सहज और मिलनसार व्यक्तित्व में से एक थे। उनका मिलनसार स्वभाव दिखावटी सेलिब्रिटी जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि अजनबी भी उन्हें पहले से जानते थे। सांता फे में उनके नाई ने एक स्थानीय पत्रकार को बताया कि हैकमैन हर कुछ हफ्तों में आते ही मैंने उसी कुर्सी पर बैठते और 1 घंटा हेमिंग्वे के उपन्यासों और उस कंसास के मौसम के बारे में बातें करते जहां वे पले बढ़े थे। वह दुगुनी टिप देता था।
उसे लोगों के बच्चों के नाम, उनकी उम्र, उनकी पसंदीदा टीम, यहां तक कि उन्हें मनचाहे स्कूल में दाखिला मिला है या नहीं, सब याद रहता था। स्थानीय किसान बाजार में दुकानदार उसे देखते ही पहचान लेते थे। वह थोक में हरी मिर्च खरीदता और अपनी टूटी फूटी स्पेनिश पर मजाक करता। एक स्थानीय लाइब्रेरियन को याद है कि वह सामुदायिक कार्यक्रमों के बाद कैसे देर तक रुकता था और जिस भी बातचीत में वह शामिल होता उसमें पूरी दिलचस्पी दिखाता था। वह हमेशा मौजूद रहता था, जिज्ञासु रहता था, जैसा कि उसकी प्रसिद्धि के स्तर के अधिकांश लोग नहीं होते। यह व्यक्ति एकांत के लिए नहीं बना था। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? लोग अपने प्रिय संसार से तब तक खुद को अलग नहीं करते जब तक कोई मजबूर न कर दे। निगरानी, कानूनी समझौते, चुप्पी। उस संपत्ति पर काम करने वाले हर व्यक्ति, दीवारों, कैमरों, सीलबंद फाटकों में से, उसने ये सब अपनी सनक के कारण नहीं बनवाया था। उसने ये सब इसलिए बनवाया था क्योंकि उसके घर के अंदर किसी चीज की यही जरूरत थी। फ्रेंच कनेक्शन से लेकर एनिमी ऑफ द स्टेट तक हैकमैन ने अपने करियर में ऐसे पुरुषों की भूमिका निभाई जो ऐसी साजिशों में फंसे हुए थे जिनसे वे निकल नहीं सकते थे। ऐसे पुरुष जो बहुत कुछ जानते थे, जिन लोगों ने दीवारें इसलिए बनाई क्योंकि दूसरा विकल्प इससे भी बदतर था। शायद यह सिर्फ अभिनय नहीं था। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि 95 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यह बात तर्कसंगत लगती है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रखने वाले एक दंपत्ति ने अपने अंतिम दिनों में खुद को पूरी तरह से अलग थलग क्यों कर लिया। न डॉक्टर का फोन आया, न आपातकालीन संपर्क, न ही परिसर में कोई कर्मचारी मौजूद था। अलार्म सिस्टम चालू था, लेकिन आंतरिक कैमरों को मैन्युअल रूप से बंद कर दिया गया था। 2 लोग एक किले में अकेले खामोशी से मर रहे थे, जबकि उनके ठीक 40 फीट नीचे कुछ सीलबंद चीज अपनी सांस रोके हुए थी। यह एक ऐसा तथ्य है जो इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति को परेशान करता है। जब एजेंटों ने पुस्तकालय में सुरंग का प्रवेश द्वार पाया तो वह सीलबंद नहीं था। उसका तंत्र हाल ही में सक्रिय किया गया था। 90 वर्ष से अधिक आयु के जीन हैकमैन अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उस ठंडे नम मार्ग में गए थे। क्यों? वह क्या जांच रहे थे? उन्हें किस बात का डर था? और यह वह प्रश्न है जिसे कोई भी खुलकर नहीं पूछना चाहता। क्या वह किसी ऐसी चीज से छिप रहे थे जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह अंततः उन्हें ढूंढ लेगी? कक्ष की दूर वाली दीवार में गहराई में स्थित बक्सों, बिखरी हुई फाइलों और पत्थर के फर्श पर खुदे हुए नक्षत्र मानचित्रों के पार एजेंटों की टॉर्च की रोशनी ने उस दरवाजे को खोज निकाला। चट्टान में जड़ा हुआ लोहे का दरवाजा, बाहर कोई हैंडल नहीं, कोई कब्जा दिखाई नहीं दे रहा था। बस जंग लगी स्टील की सतह जिस पर हर जोड़ पर वेल्डिंग के निशान थे, जिसे अंदर से किसी ऐसे व्यक्ति ने सील कर दिया था जो कभी वापस नहीं आया। ताला लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे किसी चीज को बाहर जाने से रोकने के लिए बनाया गया था। यहां एक ऐसी बात है जिस पर किसी ने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि हैकमैन से इसके बारे में पूछने में बहुत देर हो चुकी थी। FBI ने उस दरवाजे के पीछे क्या है, इस बारे में सार्वजनिक रूप से बिल्कुल कुछ नहीं कहा है। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई लीक नहीं, कोई पृष्ठभूमि जानकारी नहीं। ऐसे समय में जब गोपनीय दस्तावेज कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, इस तरह की गोपनीयता सक्रिय दमन को दर्शाती है, और यह चुप्पी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं अधिक जानकारी देती है। FBI की फोरेंसिक टीमें अभी भी वहां मौजूद हैं। हर कलाकृति, हर दस्तावेज, उन दीवारों पर बने हर प्रतीक का विश्लेषण कर रही हैं।
डीएनए के अंशों का अध्ययन, पीढ़ियों पहले मृत हो चुके लोगों द्वारा छोड़े गए शिलालेखों का क्रिप्टोग्राफिक विश्लेषण, भाषा विज्ञानी, धातु विज्ञानी, पूर्व औद्योगिक इंजीनियरिंग के इतिहासकार, खगोलविद कक्ष के फर्श पर बने तारों के नक्शों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रारंभिक खोज के बाद से कई महीने बीत चुके हैं। किसी भी सामान्य जांच में कुछ न कुछ जानकारी लीक हो ही जाती है, जैसे प्रारंभिक निष्कर्ष, अज्ञात सूत्र या कोई ऐसी पृष्ठभूमि जानकारी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं। उस सुरंग के बारे में सूचना पर लगाम इतनी सख्त है जितनी कि मौतों से जुड़ी किसी भी बात पर नहीं, जिसका मतलब है कि वहां जो कुछ भी है वह न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि परिचालन की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। किसी ने यह निर्णय लिया कि उस कक्ष की सामग्री अभी भी इतनी खतरनाक है कि उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना आवश्यक है। 1950 में नहीं, शीत युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि अब भी आज शक्तिशाली लोगों की जागीरों के नीचे, जंगलों और पहाड़ों के नीचे और उन शांत कस्बों के नीचे जिन्हें हम जानते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। जीन हैकमैन ने दशकों तक ऐसे ही एक दरवाजे की रक्षा की। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द बुन दिया। दीवारें, कैमरे, चुप्पी, कानूनी समझौते, गायब होते कर्मचारी, पूर्ण एकांत। एक ऐसा जीवन जो यह सुनिश्चित करने के लिए रचा गया था कि कोई भी कभी भी इसके नीचे छिपी सच्चाई को न जान पाए। उन्होंने अपने करियर के शिखर से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस बोझ को ढोया, भशान से किए, और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उस सुरंग के हर गलियारे, उस कक्ष के हर बक्से, उन दीवारों पर हर निशान से वाकिफ आखिरी व्यक्ति अब नहीं रहा। उसकी लाइब्रेरी के 40 फीट नीचे, उस लोहे की दीवार के पीछे जो कुछ भी था, अब उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं रही। सवाल यह नहीं है कि FBI को पता है कि वहां क्या है, उन्हें पता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या खतरनाक, इतना असंतुलित करने वाला, हमारी हर जानकारी के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है कि वे जनता को उस दरवाजे के पीछे मिली चीज के बारे में बताने के बजाय कुछ भी न कहना बेहतर समझते हैं। क्या हैकमैन उस चीज का आखिरी रक्षक था जिसे उसके जन्म से बहुत पहले दफना दिया गया था, या वह उसका आखिरी कैदी था? अपनी थ्योरी कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा सामने आने पर यहीं रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।